वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग 100 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो आगामी आपका 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जीके जिसका प्रश्न शामिल है हूबहू अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इसमें आपका जो क्वेश्चन सेट किया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखिएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया, दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है आपका कि कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणिक कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम को बताना है। ठीक है, अवरोही क्रम को बताना है, यानी सबसे पहले बड़ा होगा, उसके बाद छोटा होगा, उसके बाद छोटा होगा, ऐसा होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कोयला का भंडारण है कहाँ, झारखंड है, उसके बाद में उड़ीसा में है, उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कोयला का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है, झारखंड, उसका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 को देखें। दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल, असहभाज्य, ध्यान दीजिएगा, असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समर्थक क्या होगा। तो देखिए असहभाज्य है तो इसका जो है सेम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखिए, अंग्रेजी से है, इसी तरह से आपको मिक्स करके वहाँ प्रश्न पूछा जाएगा बिहार पुलिस में के एग्जाम में। तो सवाल नंबर 3 है फाइंड द सिनोनिम्स, यानी समान अर्थ वाला शब्द पूछा जा रहा है आपसे। तो आपका है डेरिजन। ठीक है, डेरिजन मतलब क्या होता है, उपहास होता है, उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना होता है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम शब्द हो जाएगा रिडिक्यूल होगा। ठीक है, रिडिक्यूल मतलब भी उपहास उड़ाना होता है। ठीक है, उपहास होता है। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 4 को देखें कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहता है। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए आप लोग। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा घनत्व। ठीक है, डेंसिटी, वस्तु की अगर मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा, तो डेंसिटी। देखिए वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, मात्रा पर नहीं करता है। जो वस्तु का घनत्व है, घनत्व डेंसिटी है, उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान और आयतन में कुछ बदलाव होता तो आपका घनत्व में होता कुछ परिवर्तन, लेकिन कह रहा है कि सिर्फ वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा, तो आपका घनत्व है जो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखें कि बहुजन समाज का बहुजन समाज का संस्थान कौन था, संस्थापक कौन था। ठीक है, तो ये देखिए पुराना वाला बहुजन समाज के बारे में बोला जा रहा है, ऐसा ना कि जो आपका समाजवादी पार्टी यहाँ आपका है जो यूपी वाला बोला है। ठीक है, तो देखिए बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। तो सवाल नंबर जो 5 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मुकुंद राय पाटिल। ये देखिए वर्ष 1910 की है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ष 1910 में जो ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर, ठीक है, वर्ष कितना 1910 में, याद रखिएगा कि वर्ष 1910 में जो ज्योतिबा फुले थे उनके विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राय पाटिल ने, ठीक है, मुकुंद राय पाटिल ने आपका ये बहुजन समाज का स्थापना किया था। ठीक है, तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 6 देखें। सवाल नंबर 6 आपका है इंपायर। ठीक है, इंपायर, इंपायर का क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो इसमें मतलब इंपायर मतलब होता है, क्या होता है, एक तरह से कमजोर कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, ठीक है, घटिया किस्म के कर सकते हैं, इस टाइप से होगा। तो इसका जो सही सिनोनिम होगा वीकेंड हो जाएगा। वीकेंड मतलब भी कमजोर होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 7 को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, जीवन चक्र की दृष्टि से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 7 का, तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्प बहुत जरूरी है। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो पुष्प है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर है कि किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा मैथ है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, 23.1/13%। सवाल नंबर 9 को देखें कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि, देखिए बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्यों जीवित रहती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 आपका है जो अंग्रेजी से है
इन फॉलोइंग क्वेश्चंस अ डिसअरेंज्ड सेंटेंस इज गिवन इन विच वर्ड्स और फ्रेज आर लेटर्ड PQRS यू आर टू अरेंज दिस ऑफ फॉर्म, यानी कि अरेंज करना है फ्रेंड्स। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। सबसे पहले बी होगा, ठीक है। द ब्रिक लेयर, पहला होगा द ब्रिक लेयर एक्सप्लेन्ड एंगरली हिज रीजन्स फॉर लिविंग द साइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपका है कि जनजातीय मंत्रालय ने GOL गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स के दूसरे चरण के लिए नीति आयोग और किसके साथ साझेदारी की गई है? तो ये साझेदारी आपका फेसबुक के साथ की गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12 को देखें। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये फ्रेंड्स, कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के कैसा बहुमत चाहिए? तो आपको देखिए साधारण बहुमत से काम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत। सवाल नंबर 14 है आपका, फिर अरेंज करना है सेंटेंस, तो इसका मैं बता देता हूं कौन सा होगा। सवाल नंबर जो 14 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सबसे पहले बी, ठीक है। डायब्रेक अपियर्ड, इसके बाद में डी, द मॉर्निंग मिस्ट सराउंडेड अस बट दे सून क्लियर्ड ऑफ, उसके बाद में ए, आई वॉज टू एग्जामिन दैट हल विच फॉर्म्ड ऑन डेक काइंड ऑफ हॉरिजन प्लेटफॉर्म। लास्ट में सी हो जाएगा, सडनली आई फेल्ट इन ग्रेजुअली सीकिंग। तो इसका राइट आंसर ये होगा, अरेंज करिएगा था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका मैथ से है, पढ़ के मैं सुनाता हूँ, इसका राइट आंसर बता देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। यदि 150 रुपये 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें ₹250 और 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आ रहा है सवाल नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है, 3000 रुपया। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल नंबर 16 को देखें। करा चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं शैलोद्भिद कहते हैं। इसका अंग्रेजी टर्म भी बहुत जरूर याद रखेगा फ्रेंड्स। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कहीं पे चट्टानों पर उगने वाले में शैलोभिद दे देगा और कहीं पर आपको लिथोफाइट देगा। तो याद रखिएगा लिथोफाइट याद रखिएगा फ्रेंड्स, यानी कि लिथोफाइट है जो अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी है जो शैलोद्भिद होता है। तो चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट या शैलोद्भिद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपका है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग आइटम्स और फ्रेज का बारे में। तो कह रहा है कि टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू, क्या होगा? तो सवाल नंबर जो 17 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपियर सडनली। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें कि प्रो कबड्डी लीग 7 का फाइनल जीतकर किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग का अपना पहला खिताब जीता? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रो कबड्डी लीग 7 का फाइनल कौन जीता है? तो इसका जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल वॉरियर्स ने जीता है। किसने? बंगाल वॉरियर्स। याद रखिएगा प्रो कबड्डी लीग 7। सवाल नंबर 19 को देखिए, सुमेलित करना है, ठीक फ्रेंड्स, इसको सुमेलित कर सकते हैं। देखिए इसको मैं सुमेलित कर देता हूं, बाकी इसका खुद को मिला लीजिएगा। तो पहला प्रार्थना समाज है, ठीक है, 19 का। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपको आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे दोनों मिलकर किया था। यानी पहला का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब कब किया था? तो 1867 ईस्वी में। सब देखिए याद करते चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा सवाल बन रहा है, इसलिए पूरा ध्यान से इस पर थोड़ा डिस्क्राइब करते चलते हैं। तो प्रार्थना समाज है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपका हो गया आत्माराम पांडुरंग तथा महागोविंद रानडे दोनों मिलकर किया था। तो यहाँ पर देखिए महागोविंद रानडे है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक में पहला का 2 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको स्वामी विवेकानंद ने किए थे। कब किए थे ये भी याद रखिएगा, तो ये 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। उसके बाद सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। और कब किया था ये भी याद रखिएगा आपको, 1873 ईस्वी में। कब?
1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। अब बच गया आपका फ्रेंड्स लास्ट, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसका क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। तो मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, याद रखिए। फिर से एक बार रिपीट कर ले, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुराव महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 ईस्वी में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले आपको 1873 में किया था। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर मिलान करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के निजी शिक्षण संस्थाओं की महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने के लिए मंजूरी दे दी है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वहां नहीं था पहले लेकिन अभी है जो वहां पर अनुमति दे दी गई है। तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका क्या है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग आइटम्स ऑफ फ्रेज वाला एंड इन द गुड बुक्स। ठीक है, यहाँ पर इफ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस यू आर श्योर टू राइज क्विकली। सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, इन अ फेवर विथ द बॉस। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि 25 पेनों का लागत मूल्य 20 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो कितना प्रतिशत। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए 20 पेनों के लागत 25 पेनों का लागत मूल्य 20 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो कितना कलम का फायदा हो रहा है फ्रेंड्स, ऐसी मोटा मोटी निकाल ले। 5 का हो रहा है तो लाभ कितना हुआ, 5 कलम का हो रहा है। ठीक है, तो लाभ गुने 100 और बटा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 20×5 100 और 5×5 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ देखिए बिहार पुलिस में सिंपल नहीं रहता है, जो जनरल आप लोग प्रैक्टिस करते हैं वो कर लीजिएगा तो हो जाएगा। 23 का देखिए, सवाल नंबर 23 क्या है कि भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। कितने प्रतिशत है, तो लगभग 60% के करीब है। ठीक है, सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 58.9% इसमें प्रैक्टिस सेट में आंसर दिया है इसका यही। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए। सवाल नंबर 24 क्या है आपका, सुमेलित करना है। तो इसको मैं मिला देता हूँ फ्रेंड्स, सबको ध्यान, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा डिस्कस करके चलिएगा। तो सवाल नंबर आपका कितना है ये फ्रेंड्स, 24 है। ठीक है, 24 को देखें तो रेडियम का खोज किसने किया था। एक का हो जाएगा आपका मैडम क्यूरी। पेंसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का खोज किसने किया था, तो आपका रोएंटजन ने किया था। और चेचक का टीके का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। सिंपल है, सब याद रखें, इस पूछा जाता है। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी, पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे का खोज हो गया W.A. रोएंटजन, चेचक का एडवर्ड जेनर। सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 है, मैमथ पूर्वज है किसका। 25 का क्या होगा, मैमथ पूर्वज है जो आपका हाथी का पूर्वज का नाम है। ठीक है, मैमथ पूर्वज है किसका है, तो हाथी का है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सार्थवाह किसे कहते हैं। सार्थवाह किसे कहते हैं, नया टर्म है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए सार्थवाह किसे कहते हैं, जो व्यापारियों के काफिले होते हैं, समूह होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्थवाह कहते हैं। सार्थवाह किसे कहते हैं, व्यापारियों के समूह को कहते हैं। अगला आपका दिया हुआ है, in this questions a part of the sentence is given in bold, below are given alternative to the bold part at A, B and C which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें देखिए इंप्रूव करने के लिए कह रहा है, तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर बता रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। ठीक है, बाइटरली के यहाँ पर इंटरमाइटेंटली। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ रहा है, इंप्रूव होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 28 को देखिए कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए लल्ली राज हरा लौह के सही है। राखा है जो तांबा उत्पादन के लिए सही है। आपका अमरकंटक है जो बॉक्साइड, ये गलत है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है नेल्लौर, ठीक है, ये आपका गलत है। क्यों गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि नेल्लौर है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, नेल्लौर है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यह है आपका अबरख उत्पादन के लिए है, जिसे झारखंड का हजारीबाग
अबरख के लिए है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश के नेल्लौर है जो फ्रेंड्स आपका अबरख उत्पादन के लिए, मैग्नीज उत्पादन के लिए नहीं है। तो इसमें से कह रहा है सुमेलित कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। याद रखिएगा, अमरकंटक में बॉक्साइट होता है, राखा में तांबा पाया जाता है, और डल्ली राजहरा में आपको लोयस्क होता है। नेक्स्ट सवाल को देते हैं। 29 नंबर सवाल है कि जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कर रहा है, गिवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूं पढ़ कर करके। कह रहा है कि मोनिका चेंज आस्क रोएम आर यू गोइंग टू विजिट जर्मनी। ठीक है, तो सवाल नंबर जो आपका 30 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मोनिका चेंज आस्क रोएम इफ ही वाज गोइंग टू जर्मनी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। सवाल नंबर 31 को देखिए। सवाल नंबर 31 है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत कितना है, 35 है। ध्यान से देखिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत कितना है, 45 है, तो 5 मैचों का औसत कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं कि बिहार में सेवाधिकार किस वर्ष लागू हुआ। बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2011 में। देखिए बिहार में जो ये आपका सेवाधिकार हुआ था, किस लिए हुआ था, तो बिहार में जो आम लोग को निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ चुनी हुई लोक सेवा उपलब्ध कराने के हेतु। ठीक है, बिहार में आम लोगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ चुनी हुई लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिए ही आपका सेवाधिकार का गठन किया गया था। कब, तो 2011 में। अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 33 को देखिए। सूची सुमेलित करना है, तो चलिए इसको मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, आप लोग मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु का वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या जाता है, तो सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, यानी आपको सवाल नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बता रहा है। ठीक है, तो एक बार से फिर से देख ले। एनीमोमीटर क्या हो गया आपका, वायु वेग। सिस्मोग्राफ हो गया भूकंप। बैरोग्राफ हो गया आपका, सॉरी, एनीमोमीटर हो गया आपका वायु का वेग। सिस्मोग्राफ आपका हो गया भूकंप। बैरोग्राफ जो हो गया वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर हो जाएगा आपको अपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 34 को देखिए। सवाल नंबर 34, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। जो वर्मी कल्चर में होता है, तो जो वर्म का प्रयोग किया जाता है वो कैसा होता है, तो ये अर्थवर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35 को देखिए कि निम्नांकित में से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है। विधिग्राह्य मुद्रा कौन सा है, तो आपका देखिए ड्राफ्ट, चेक, इनमें से सभी ये सब गलत है फ्रेंड्स। जो विधि ग्राह्य मुद्रा है आपका वो है 10 रुपये का नोट है। बाकी आपका ये सब जो गलत है, यानी कि निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर 10 रुपये का नोट है जो विधि ग्राह्य मुद्रा है। सवाल नंबर 36 को देखें। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जेक्यू गोखले ने किया था। अगला है फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है कि इन द क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो इसका पढ़कर मैं बता देता हूँ। सवाल नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कर रहा है सी सैड। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल नाउ टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। जिसका डायरेक्ट स्पीच में चेंज करें किस तरह से होगा, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी सेड दैट। ठीक है, जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कहाँ दैट आ जाएगा, और सी वुड देन टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए कि परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र और अधोलिखित में किस स्थान पर नहीं है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में इस तरह से आता है फ्रेंड्स, नहीं, तो स्टूडेंट लोग इस पर ध्यान नहीं देता है। पहले देखना चाहिए है या नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अच्छी तरह से प्रश्न पढ़िएगा एग्जाम में। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित यानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है, तो देखिए आपका हाजिरा में है, तुतीकोरिन में भी है, थाल में भी है, कलपक्कम में आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें यहाँ नहीं है भारी जल के संयंत्र। चलिए सवाल नंबर 39 देखिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन कब होता है, तो 39 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च हो तब स्टैगफ्लेशन की स्थिति बनती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 39 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 40 को देखें कि एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। पहले जब उनकी शादी हुई थी तो 24 वर्ष थी। अब उनका एक बच्चा और परिवार है, और एक बच्चा और
परिवार की औसत आयु कितना 26 है। बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग शॉर्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 40 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना 6 वर्ष। चलिए सवाल नंबर 41, बल का ऐसा मात्रक क्या है? सिंपल सा न्यूटन। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि परमुखापेक्षिता का अर्थ क्या होता है? परमुखापेक्षिता यानी पर के मुख पर आधारित होना, दूसरों से आशा रखना। सवाल नंबर 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरों से आशा रखना। सवाल नंबर 43 को देखें कि इनमें से किस देश में पुरातत्वविदों ने 8000 वर्ष पुरानी मोती खोजा है? तो कौन सा देश में खोजा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं? यूएई को क्या कहते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, याद रखिएगा, यूएई में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें, इसका भी मैथ से है, इसका मैं जवाब बता देता हूं। सवाल नंबर 44 है कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी वर्षों में होगी? तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं इसको। राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 55 आ रहा है। ठीक है, 44 का ए। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपका क्या है? सवाल नंबर 45 है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका देखिए मैं बता देता हूं। कर रहा है यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कांग्रेस का, और उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो आप लोग फिर यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो जो सवाल नंबर 45 है ए है, यानी डॉक्टर एम ए अंसारी। तो ये कहाँ के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? ठीक है, तो 1 का 3 होगा। ठीक है, ध्यान से देख चलिए, 1 का 3 मद्रास के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम अंसारी ने किया था। फिर बी हो गया आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। तो बी का हो जाएगा आपका 4, यानी ये नासिक के किए थे। कहाँ का? नासिक का। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक का। सरोजिनी नायडू कहाँ के थे? तो सिंपल है, आपका कानपुर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू कहाँ? कानपुर। और सुभाष चंद्र बोस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हरिपुरा से किए थे। कांग्रेस के में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसका ये सुभाष चंद्र बोस किए थे, और उसके बाद सरोजिनी नायडू जो कानपुर में हुआ था वो किए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जो नासिक में हुआ था वो किए थे। अब बच गया आपका डॉक्टर एम ए अंसारी, तो मद्रास के किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आपका सवाल नंबर जो 45 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिलान करिएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 46 आपका है फ्रेंड्स कि कृषि बेरोजगारी की प्रकृति किस पर निर्भर होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, केवल मौसम या केवल प्रचलन, तो दोनों पे करता है। कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो आपका मौसम और केवल प्रचलन दोनों पर करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 36 घंटा इसका राइट आंसर आएगा। चलिए सवाल नंबर 48 को देखें कि इस गद्यांश के प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। इस गद्यांश के प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, तो क्या होगा इसका? गेस करिए 48 का। तो 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, अर्थ मतलब क्या होता है? आशय होता है। अर्थ यानी इसका अर्थ क्या निकल रहा है, यानी क्या आशय निकल रहा है। अर्थ का मतलब क्या मतलब निकल रहा है? अर्थ का अभिप्राय, अर्थ का मतलब क्या होता है? क्या अभिप्राय है? तो इस गद्यांश के प्रयुक्त में अर्थ का है जो धन है, जो अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, बाकी आशय मतलब अभिप्राय दे रहा है। तो देखिए इस टाइप से प्रश्न में पूछा जाता है। सवाल नंबर 49 को देखें कि भारत के किस शहर में इंडिया एनर्जी फोरम ने न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया? 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में हुआ था। सवाल नंबर 50 को देखें। ए बी सी मिलकर किसी खाली पानी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, तीनों मिलकर करके। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में तथा अकेला नल बी इसे 40 मिनट में भर सकता है, तो अकेला सी इसे भरने में कितना समय लगेगा? बना लिया फिर। सवाल का नंबर 50 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मिनट आएगा। चलिए सवाल नंबर 51 को देखें कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होती है, तो यही है जो इसका नहीं है। देखिए फिर से देख लें, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो गणतंत्रीय अवधारणा में ये गलत है, नहीं होगा। ठीक है, बाकी एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो,
गणतंत्र में जनता सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में नहीं है, तो ये भी सही है। फिर एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों हो, ये सब होता है किसी गणतंत्रात्मक व्यवस्था संविधान में, जबकि सर्वोच्च शक्ति एक राजा हो, ये हो जाए राजतंत्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग सवाल को। सवाल नंबर 52 को देखें। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह था, यानी कौन सा सुल्तान था, ठीक, जो भू राजस्व जो जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज जो का 50% कर दिया वह था। फिर से एक बार सुने सवाल फ्रेंड्स। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह कौन था। तो सवाल नंबर 52 का जो राइट आंसर बता रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अलादीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल को देखिए। कौन सा शब्द एक वचन है, तो गेस कीजिए इसमें एक वचन शब्द कौन सा है 53 का। ऐसा ही क्लियर पता चल रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है जो एक वचन में अच्छा है। चलिए अब सवाल नंबर 54 को देखते हैं। आपका सवाल नंबर 54 क्या है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसको सुमेलित करिए, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर आपका कितना है फ्रेंड्स, 54 है, इसका सुमेलित करना है। एक मिनट देखिए, इसका सुमेलित करके मैं बता देता हूं। इधर संघ है और इधर संस्थापक है, यानी कौन सा संघ का किसने स्थापना किया था, तो याद करिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो है रिवोल्ट ग्रुप। पहला क्या है आपका, रिवोल्ट ग्रुप। तो रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा सूर्यसेन ने किया था। 1 का 5 होगा याद करते चलेगा फ्रेंड्स। रिवोल्ट ग्रुप का स्थापना किसने किया था, तो आपका सूर्यसेन ने किया था। अब 2 है बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना किसने किया था, तो 2 का 1 हो जाएगा, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। सी में हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट, देखिए यह है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये था क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रहेगा तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रहेगा तो आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। अब बच गया आपका पंजाब नव भारत सभा। तो नव भारत सभा तो सभी जानते हैं कौन है, भगत सिंह है, ये पूछा भी गया था फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है। तो नव भारत सभा के हो गया आपका भगत सिंह। तो एक बार सब याद हो गया होगा फ्रेंड्स मेरे ख्याल से कि रिवोल्ट ग्रुप का हो गया सूर्यसेन 5, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हो गया आपका रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हो गया आपका चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद पंजाब नव भारत सभा का हो गया आपका भगत सिंह, ठीक है। चलिए तो इसको फिर मिलाने की कोई जरूरत नहीं, सब याद कर ले फ्रेंड्स, एग्जाम में आप जब ये सब देख लीजिएगा सही तो वहाँ पे मिला सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 55 को देख लेते हैं कि निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने पिछले वर्ष पेड इंस्टाग्राम पोस्ट से करीब 340 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है जमीन का पर्यायवाची नहीं है, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो पृथ्वी मतलब जमीन होता है, धरती मतलब भी जमीन होता है, धरातल मतलब भी जमीन होता है, बीटअप नहीं होता है, ठीक है, ये लता से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 57 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। उद्देशिका मतलब आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंड्स, प्रस्तावना, ठीक है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसी को उद्देशिका कहा जाता है, जिसके आत्मा भी इसे कहा गया जाता है संविधान का, याद रखिएगा। देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में, तो आप लोग याद रखिए, अगर जनरली पूछा जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, किसमें निवास करता है, तो इसकी प्रस्तावना उद्देशिका में करता है। लेकिन पूछा जाए कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद आपका 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। तो इस तरह से दोनों प्रश्न पूछा जाता है, दोनों याद रखिएगा। तो समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था कौन सा संविधान संशोधन के फलस्वरूप, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा, आपका 1976 ईस्वी में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आपको समाजवादी शब्द के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष और था एकता और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 58 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, पॉलीमर इसमें नहीं है 58 का, ठीक है। तो 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जे कैप्रोलेक्टम, ठीक है, कैप्रोलेक्टम है जो क्या है, ये पॉलीमर नहीं है। कैप्रोलेक्टम ये है जो पॉलीमर का उदाहरण नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स।
क्यों नहीं है? तो देखिए जो आपका ये हो गया जो क्या है, यह एक यौगिक है, ठीक है। कैप्रोलेक्टम है जो क्या है, एक यौगिक है। और ये जो नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए याद रखिए फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है कि नायलॉन जो है इसका कच्चे माल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैप्रोलेक्टम का प्रयोग किया जाता है। तो ये है जो पॉलीमर नहीं है, ये एक तरह का क्या है, कार्बनिक यौगिक है, जिसका प्रयोग नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो पॉलीमर कौन नहीं है, तो आपका कैप्रोलेक्टम है जो पॉलीमर नहीं है। चलिए सवाल नंबर 59 को देखते हैं, कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो देखिए लोगों, सदस्यों, पशुओं, तीनों में ओ प्रत्यय लास्ट में आ रहा है, पीढ़ी में जो आपका प्रत्यय नहीं आ रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और हिंदी का भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू एग्जाम तक चलाऊंगा फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। और आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो मेरा वेबसाइट है उस पर भी अभी लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 60 है, ठीक है। सवाल नंबर 60 आपका क्या कह रहा है, सुमेलित करने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए सिंपल है, जैन धर्म है जो कहाँ संबंधित है, तो देखिए पावापुरी से है, ठीक है। पावापुरी में क्या, जैन धर्म के जो महावीर भगवान उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, पावापुरी में। जल मंदिर वही है पावापुरी में, ये भी याद रखिएगा। फिर हिंदू धर्म से, तो हिंदू धर्म से संबंधित कौन है, वाराणसी हो जाएगा। इस्लाम धर्म से संबंधित कौन सा हो जाएगा, और ईसाई धर्म से, तो इस्लाम धर्म का क्या होगा, मदीना हो गया, बच गया ईसाई धर्म का क्या हो जाएगा, वेटिकन होगा, ठीक है। तो इस देखिए जब यहाँ कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड्स तो आप लोग मिला लीजिएगा। इसे 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 61 को देखते हैं कि ओलंपिक खेलों के 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश के लॉसेन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कहाँ किया गया, स्विट्जरलैंड में किया गया। सवाल नंबर 62 को देखें, सवाल नंबर 62 आपका है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो देखिए तिनकठिया पद्धति होता था फ्रेंड्स, जहाँ नील की खेती करवाया गया था, जिसको जहाँ से महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह का शुरू किया था और तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध आवाज उठाया था फ्रेंड्स। तो जिसमें क्या होता था, भूमि के आपका 3/20 भाग पर जबरदस्ती खेती करवाया जाता था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 का कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करवाया जाता था। सवाल नंबर 63 को देखते हैं कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका टोटल 5 बोलियां, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 64 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा बहुलक है जो आपका जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ऑप्शन आपका ए में है सेलुलोज है, बी में स्टार्च है, और सी में प्रोटीन है, और डी में पीबीसी है। तो देखिए आपका जो सेलुलोज है इसको निम्नीकृत किया जा सकता है, स्टार्च को भी किया जा सकता है, प्रोटीन को, आपका पीबीसी को नहीं किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। पीबी है जो जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है, ठीक है। पीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोलियोविनी क्लोराइड होता है, ठीक है। पोलियोविनी क्लोराइड ये है जो निम्नीकृत नहीं है, इसको नष्ट या क्षरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बाकी सेलुलोज ये सब का क्या होता है, निम्नीकृत किया जा सकता है। तो चलिए सवाल नंबर 65 को देखते हैं। सवाल नंबर 65 आपका है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो सभी को पता होगा आपका अनुसूची कितना है, एक पहले अनुसूची में यह बताया गया है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा दे देता है, आपका अनुसूची एक ही देता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 66 को देखते हैं। सवाल नंबर 66 आपका है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। तो 66 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन है मुकुल दास है जो अष्टछाप का कवि नहीं, बाकी सूरदास, कुम्मन दास और परमानंद दास है सभी जो अष्टछाप का कवि है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था। 67 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व देना। अगला सवाल को देखते हैं कि आपका भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक। देखिए इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था फ्रेंड्स वो आपका परिवहन से संबंधित, उसमें ये प्रश्न डाला था, तो आप लोग देखें वीडियो तो बताएं इसका क्या होगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, महाराष्ट्र को होगा। और सबसे पक्की सड़क कहाँ है फ्रेंड्स, आपका महाराष्ट्र में है।
तो आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 59 को देखें। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सभी जानते हैं, सिंपल सा गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन एसिटिलीन। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, बोली का लघुत्तम रूप क्या होगा? तो बोली का सबसे छोटा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 71 को देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका मिलान करना है। सवाल नंबर कितना आ गया? 72 का मिलान करना इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा, रेलवे में भी आपको काम देगा, रेलवे का जिनका एग्जाम है। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो रेल कोच फैक्ट्री यानी पहला का हो गया आपका, पहला का 3 हो गया, ठीक है, पहला का 3 यानी कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला में याद करते चलिए। व्हील एवं एक्सल संयंत्र कहाँ है? तो आपका हो जाएगा बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है? तो वाराणसी में है, सी का 4 हो जाएगा। बच गया इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, तो कहाँ है ये? पेरम्बूर में है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है? वाराणसी में है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो आपका कपूरथला में है। कपूरथला पंजाब में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक शब्दों के लिए थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहेंगे? जो नाप तोल के बहुत कम खाता है, लिमिट में खाता है, तो इसको क्या कहेंगे? 73 नंबर का कहेंगे मितहारी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 74 को देखिए कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनानिक चेक है। इस यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। किसने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्राइसिंग बैंक, तो महात्मा गांधी ने कहा था। 74 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका हो गया 75 नंबर सवाल है। 75 नंबर सवाल है, धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी NaCO3, ऑप्शन नंबर बी है। अगर इसमें बाई लगा दे तो हो जाएगा खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। पूछा जाएगा आपको खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स, तो उसका क्या हो जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। उसमें क्या लग जाएगा? बाई कार्बोनेट, लेकिन सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो धोने का सोडा होगा। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जिसे नहीं जीत सकते उसको अजेय कहेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सवाल नंबर 77 को है आपका सुमेलित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सबको याद रखिएगा, थोड़ा आराम से देखिए फ्रेंड्स, इसको समझ करके देखिए, पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो राज्य का नीति निदेशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है, याद करते चलिएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपका संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बच गया क्या चीज? भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो संघ से संबंधित आपका कनाडा, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। तो मेरे ख्याल से सब याद हो गया आप लोग को कि राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और भारत राज्य का संघ है ये आपका कनाडा। चलिए सवाल नंबर आगे देखते हैं। 78 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो सवाल नंबर आपका जो 78 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1942 में आया था। सवाल नंबर 79 देखिए, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ये तारे का रंग सूचक होता है, किसका होता है सूचक? तो उसके तापमान का सूचक होता है, ठीक है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो तारे का रंग है, जैसे कि कोई तारा अगर जो नीला दिख रहा है तो उसमें ज़्यादा ताप है, उजला दिख रहा है तो उससे थोड़ा सा कम है, जो लाल दिख रहा है उससे कम है। इसका उदाहरण किस तरह से समझ सकते हैं? जैसे गैस हम लोग जलाते हैं तो देखिए गैस कैसा जलता है? नीला जलता है, इसका मतलब उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है। उसके बाद में आप लकड़ी जलाइए, लकड़ी जलाए हैं तो क्या होता है? वो पीला जलता है, ठीक है, उजला जलता है, उससे कम है। तो वही कर रहा है कि जो ज़्यादा गर्म रहेगा, जो ज़्यादा अधिक गर्म रहेगा तो कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। तो तारे का रंग होता है जो क्या दर्शाता है? उसका ताप का सूचक होता है। सवाल नंबर 80 को देखें, आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो देखिए जो आयोडीकृत लवण होता है उसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? बहुत ही टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स। तो किसने कहा था ये? तो इसका जो राइट आंसर 81 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। KM पन्निकर ने ऐसा कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। चलिए सवाल नंबर 82 को देखें कि डॉक्टरों द्वारा एंथेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है? तो देखिए लाफिंग गैस के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए, सब बता सकते हैं। देखिए
इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दिया, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड भी लिखा हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन ना होकर के नाइट्रस स लास्ट में क्या रहेगा, सर है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। सवाल नंबर 83 को देखें, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, और एक पूछा जाता है ऊंचा चोटी पूछा जाता है, तो अब भारत के अंतर्गत तो K2 हो जाता है। ठीक है, गाइडिमिनास्टिक कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी 8611 मीटर है, याद होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर पूछेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। जिसे हम लोग गाइडिमिनास्टिक कहते हैं, उसकी ऊंचाई कितना 8611 मीटर है। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, 84 को देते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इस पर आपको विचार करना है, बड़ा ही इसका क्लोज करके दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो 84 के बारे में देखिए थोड़ा मैं बताता हूँ कि इसको सजाना है। ठीक है, उपरोक्त घटनाओं को कलाक्रमणानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही तरीके। तो मैं देखिए बताते चलता हूँ कौन सा क्या कब हुआ था, आप लोग इसको फिर समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको सजाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, कितना नंबर सवाल है, 84 है ना। सवाल नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए देखते चलिए। तो सबसे पहले यानी 4 नंबर होगा, तो 4 नंबर क्या है आपका, सांप्रदायिक निर्णय। तो देखिए सांप्रदायिक निर्णय का जो हुआ था आपका 16 अगस्त 1932 में हुआ था। कितना हुआ था, 16 अगस्त 1932 में। ठीक है, उसके बाद में 2 दिया है, पूना समझौता। पूना समझौता हुआ था फ्रेंड्स सितंबर में हुआ था। ठीक है, यानी पूना समझौता हुआ था कितना, 24 सितंबर 1932 को। तो 4 के बाद 2 हो गया। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका हो गया 3 नंबर हो गया है फ्रेंड्स, यानी कि 3 का कितना हो गया, सॉरी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका हो गया 1932 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद में हुआ था 32 में। अब बच गया लास्ट में, क्या बच गया आपका, अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, यानी 1940 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब लागू हुआ था, तो 1940 में लाया गया था। तो इसको याद कर ले। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले 4 होगा, यानी कि सांप्रदायिक निर्णय, उसके बाद 2 होगा पूना समझौता, उसके बाद में 3 होगा यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद में लास्ट में होगा जो अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था फ्रेंड्स, 1940 ईस्वी में, याद रखिएगा, लाया गया था। चलिए सवाल नंबर 85 को देखें। सवाल नंबर 85 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस कीजिए 85 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 86 को देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग है, तो कुमार गुप्त ने किया था, तो गुप्त हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमार गुप्त थे। इसको विनाश किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है, टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, गेस करें। 87 का राइट आंसर क्या होगा, द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है 87 का, तो विक्रम सेठ ने लिखा है द गोल्डन गेट, याद रखें। अगला है संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है, 88 का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट है 88 का, आपका कौन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण है जो आपका लेखक है संघर्ष की ओर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं 89 को, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो ये अपने दामाद को यानी अपने गुलाम को किया था। ठीक है, 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, साथ साथ में दामाद था, तो इसी को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको भारतीय संविधान जो बनाया गया था, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित है जो 1935 के अधिनियम से। ठीक है, तो सवाल नंबर 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए सवाल इसमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी अधिनियम कौन था, तो ये आपका ही हो जाएगा। ठीक है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 91 को देखिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो आपको पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो में से कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और कौन सा नदी पे, तो सिंधु नदी के। चलिए सवाल नंबर 92 को देखें। सवाल नंबर 92, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका सोन नदी का हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये 4 जो नदी दिया हुआ इसमें से सबसे ज़्यादा आपका सोन का हो जाएगा, यानी सवाल नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 93 को देखते हैं कि केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, तो आपका 1926 और 1945 दोनों को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर 94 को देखिए, इंपॉर्टेंट है। 1194 के चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में, याद रखिएगा। युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? किसे हराया था? जयचंद को हराया था। आप लोग को याद होगा, पढ़े होंगे। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयचंद को हराया था। सवाल नंबर 95 को देखें, निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ बेसिन है जो नहीं प्रभावित होता, बाकी दक्कन का पठार, पश्चिम घाट और मध्य प्रदेश से प्रभावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लें। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो आपका छत्तीसगढ़ बेसिन नहीं होता है। 96 को देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 97 को देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है फ्रेंड्स आपका। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय हुआ था उसकी स्थापना किया गया था। 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सवाल नंबर 99 को देखें, छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा गया है कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ली गई थी। सही औसत आयु वर्षों में क्या होगी? इसको सोल्व कर लीजिएगा तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, नहीं 11.75। 99 को देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। कौन था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो गेस करें 99 का। तो देखिए आपका पेंथिंग लॉरेंस थे, याद करते चलिए। AB अलेक्जेंडर ये भी थे सदस्य, और फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भी थे, यानी विलियम वुड नहीं थे। कैबिनेट मिशन का सदस्य विलियम वुड आपका नहीं थे। बाकी याद रखिए फ्रेंड्स, पेंथिंग लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये सभी थे जो उनका सदस्य थे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है फ्रेंड्स, और हम कंटिन्यू आधा घंटा तक बोलते रहना हार्ड पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग का भी दायित्व बनता है। आप लोग ये इतना मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कॉमेंट आप लोग जरूर करें। ठीक है, इससे क्या होता है, हौसला अफजाई होता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कोई प्रश्न में कहीं पर गलती हो जाता है, क्या होता है कभी कभी बुक में गलती दिया हो रहा था, कभी कभी मेरे ख्याल से उड़ जाता है, तो कोई प्रश्न का गलती होता है तो कोई भी स्टूडेंट है जो उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो सवाल नंबर 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। ये लास्ट सवाल था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपका वेबसाइट का लिंक है, उस पर भी जाकर के आप लोग पढ़िएगा फ्रेंड्स। और आप लोग के लिए फ्रेंड्स एक जल्द ही आपका चैनल, नया चैनल बना रहे हैं फ्रेंड्स, उसका जो जिसपे सिर्फ करंट अफेयर्स का रहेगा। ठीक है, वो आपको कल परसों से उस पर भी वीडियो प्रोवाइड होगा, उस पर सिर्फ करंट अफेयर्स का ही प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप लोग को करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।